Hi my cute little learners, welcome back to my YouTube channel. So in the previous lecture we have already covered the chapter nationalism in Europe, that is how the idea of nationalism got spreaded all over the Europe. So in this video we will learn about a new chapter which is nationalism in India, that is how the concept of nationalism spread all over the India. So without any delay, let's get into the video. So, as you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. So, what does this mean? This simply means that people started understanding of who they are and how they define their own identity and what and how they connect towards their own country. अगर मैं इसे simple terms में समझाऊँ तो in previous chapter we got to know that before the formation of nation state लोग अपने आप को identify करते थे on the basis of caste, religion, reason, language, culture and belief system के basis पे, right? But after the formation of nation state वो अपने आप को as a सिटीजन ऑफ देयर ओन कंट्री और नेशन के फॉर्म में आइडेंटिफाई करने लग गए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक पर्सन है, वो जर्मन बोलता है या फ्रेंच बोलता है, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा एज अ जर्मन स्पीकिंग और अ फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, राइट. बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेशंस और नेशन स्टेट्स वो अपने आप को बोलेगा कि मैं जर्मनी का सिटीजन हूँ या मैं फ्रांस का सिटीजन हूँ, राइट. देन फर्दर मोर new symbols and icons and new songs and ideas forge new links and redefine the boundaries of communities. So what does this mean? So this simply means that नए नए symbols बनने लग गए, नए नए icons, hymns, poems ये सारी produce होने लग गई in order to redefine the boundaries of the कम्युनिटीज़, राइट. देन फर्दरमोर जो नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता था, नो मैटर वो कौन सी नेशन में कंडक्ट हो रहा है. सो सिमिलरली इंडिया जो था उस टाइम पे एक कॉलोनी था, जस्ट लाइक मैनी अदर कॉलोनीज. सो यहाँ पे द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियलिस्ट मूवमेंट, दैट इज़ पीपल अपना स्ट्रगल करते थे इन अगेंस्ट ऑफ colonialism, right. Then furthermore people began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism, that is लोग अपने आप को join करने लग गए, एक दूसरे से connected feel करवाने लग गए because their cause of struggle was common which was against the colonialism, right. Then furthermore the sense of being oppressed and the colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. जो अभी मैंने पहले बोला कि द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड जो था, जो कॉलोनियलिज्म था, इट वाज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री, राइट. सो उसके अगेंस्ट जो कॉलोनियल मूवमेंट्स चलते थे, एंटी कॉलोनियलिस्ट मूवमेंट चलते थे, वो लोगों को एक टाइड ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स के फॉर्म में एक कॉमन आइडेंटिटी प्रोवाइड करते थे और एक शेयर्ड बॉन्ड प्रोवाइड करते थे, राइट. बट बिसाइड्स दिस जो डिफरेंट ग्रुप्स होते थे या क्लास होते थे, सबके लिए जो इफ़ेक्ट्स होते थे कॉलोनियलिज्म के लिए वो डिफरेंट होते थे एंड सबके लिए मीनिंग ऑफ फ्रीडम भी डिफरेंट होता था. देन फर्दरमोर अगर हम देखिए तो जो कांग्रेस थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने ट्राई करा था डिफरेंट ग्रुप्स को यूनाइट करने का बाय यूजिंग सेवरल अदर मूवमेंट्स, बट दे डिड नॉट यूनाइटेड विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट. सो फर्दरमोर जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इट इज़ अबाउट सेवरल मूवमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, राइट, विच वॉज डन इन 1920s. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में विच वॉज कंडक्टेड अराउंड द ईयर ऑफ 1930s to 32, राइट. फर्दरमोर अगर हम देखें तो इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है अबाउट खिलाफत इशू. सो व्हाट वाज खिलाफत इशू? सो हमें यही सारी टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक, राइट. सो आफ्टर 1990 काफ़ी सारे नए नए सोशल ग्रुप्स बने एंड नए नए मोड्स लॉन्च हो गए स्ट्रगल को शो करने के लिए. देन फर्दरमोर जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 था उसने एक नए टाइप की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी ऑल ओवर द इंडिया में, दैट इज़ कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया था आपके डिफेंस के लिए, राइट. इसकी वजह से जो टैक्सेस थे
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इन ऑर्डर टू पे बैक द लोन्स, और प्राइजेस भी गुड्स के बहुत ज़्यादा रेज हो गए थे, एंड एक न्यू इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में, राइट। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स कि जो वॉर का पीरियड था उस टाइम में प्राइजेस बहुत हाई हो गए थे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, एंड इनकम टैक्स का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था इन ऑर्डर टू पे बैक द लोन्स happened because of the defense expenditure, right? Then furthermore अगर हम देखें, इन सारी चीज़ों की वजह से जो कॉमन पीपल थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। देन फर्दरमोर आपके जो विलेजर्स थे वहाँ से ज़बरदस्ती सोल्जर्स की भर्ती करवाई जाती थी आर्मी में, दैट इज़ पोस्ट रिक्रूटमेंट वॉज डन इन रूरल एरियाज़, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड एंगर स्प्रेड हो रहा था ऑल ओवर द इंडिया। देन फर्दरमोर देन आफ्टर दैट फ्रॉम 1918 टू 1921 काफ़ी सारे इंडिया की स्टेट्स में क्रॉप फेलियर एक्सपीरियंस किया गया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई थी ऑल ओवर द इंडिया। और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी महामारी दैट इज़ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला हुआ था ऑल ओवर द यूरोप, जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ अ फेमाइन, सूखा पड़ गया था और बीमारी की वजह से। देन अगर हम आगे देखें, देन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 ऑन जनवरी, एंड फ्रॉम वेयर डिड ही रिटर्न? वो आए थे साउथ अफ्रीका से आफ्टर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ अपार्थीड जो इशू था वहाँ से वो उसको सक्सेसफुली ख़त्म करके इंडिया लौटे थे इन द ईयर 1915। तो गांधी जी जो थे उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था एक न्यू आइडिया विच वॉज ऑफ सत्याग्रह। सो व्हाट इज़ सत्याग्रह? गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपको कोई भी वॉर जीतनी है, कोई भी लड़ाई जीतनी है, तो यू नीड टू यूज़ सत्याग्रह एंड ए नॉन वायलेंट मेथड। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह सिंपली मीन्स कि इफ़ योर कॉज इज़ ट्रू, दैट इज़ अगर आपकी बात सच है, आपका जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो आपको किसी भी टाइप के फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन ऑर्डर टू फाइट विद द ऑप्रेसर। ये ऐसा मानते थे आपके गांधी जी। गांधी जी सेड दैट सत्याग्रह इज़ नथिंग बट द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, राइट। देन फर्दरमोर वो कहते हैं कि आपको किसी भी वॉर में या बैटल में आपको वायलेंस नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप नॉन वायलेंट मेथड से उसे हराओ जो आपका ओपोनेंट है या जो ऑपरेसर है उसको। दैट इज़ यू नीड टू परस्यू द ऑपरेसर टू सी द ट्रुथ, दैट इज़ इंक्लूडिंग द ऑपरेसर एज वेल एज द पीपल्स टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग पीपल टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, राइट, विदाउट यूजिंग अ वायलेंट मेथड। ऐसा मानते थे आपके गांधी जी। एंड फर्दरमोर वो कहते हैं एज ए सत्याग्रही ये आपका धर्म होता है टू बी अ नॉन वायलेंट पर्सन, एंड वो उनका ये मानना था कि ये जो सत्य की राह वाला जो पाथ है ये इंडिया को यूनाइट करने में हेल्प कर सकता है। देन फर्दरमोर उन्होंने काफ़ी सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स चलाई थी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया और इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके गांधी जी थे उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा था इन द ईयर 1915 में, कहाँ पे? आपके चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द पीजेंट्स, बिकॉज पीजेंट्स को जो वहाँ के प्लांटेशन ओनर्स होते थे वो उनसे ऑपरेसिव प्लांटेशन फार्मिंग करवाते थे। अब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन इज़ लाइक ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ओवर अ लार्ज फील्ड, राइट, दिस इज़ प्लांटेशन। देन फर्दरमोर उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा था आपकी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में अगेन इन द ईयर ऑफ 1970। अब यहाँ पे ये सत्याग्रह क्यों हुआ था? बिकॉज ड्यू टू क्रॉप फेलियर और जो एपिडेमिक फैला हुआ था, जो फार्मर्स थे या जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बट बिसाइड्स दिस उनको फिर भी काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यू और टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सो उनकी एक सिंपल सी डिमांड थी कि उनका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देन फर्दरमोर गांधी जी ने 1918 में एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया था आपके अहमदाबाद में अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स, राइट। देन फर्दरमोर अगर हम देखें
इन द ईयर 1990 एक न्यू लॉ लॉन्च हो गया था विच वॉज रोलैक्ट एक्ट, और ये लॉन्च किसने करा था? आपका एक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो उस टाइम पे जस्ट लाइक आर पार्लियामेंट नाउ डेज जो है उसकी तरह ही एक और पार्लियामेंट बनी हुई थी जिसको कहते थे हम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें ब्रिटिशर्स भी थे एंड इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे। देन इस रोलैक्ट एक्ट में क्या था कि कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर है तो उसे आप विदाउट एनी ट्रायल और एनीथिंग आप उसको जेल में बंद कर सकते हो फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। और इस एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी एंड सेवरल अदर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उनसे पावर छीन ली गई थी। तो गांधी जी ने इसके अपोज में एक सत्याग्रह लॉन्च करने का ट्राई करा। उन्होंने सोचा कि अभी सत्याग्रह एक नेशन वाइड प्रपोजल के फॉर्म में हम लॉन्च करेंगे। सो गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करा अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल। और यहाँ पे हुई थी हड़ताल स्टार्ट हो गई थी जिसमें काफ़ी सारी रैलीज़ ऑर्गेनाइज करी गई थी, काफ़ी सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवेज वर्कशॉप्स और डिफरेंट जो शॉप्स होती थी वो सारी बंद हो गई थी एंड काफ़ी सारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो भी बंद हो गए थे। आपका जो टेलीग्राफ था उस टाइम में वो भी बंद हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते थे, ना ही आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ना ही आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो पा रहा था। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल दिस जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने क्या करा, कुछ लोकल लीडर्स को उठा लिया आपके अमृतसर से, ठीक है, और उनको डाल दिया जेल में। देन फर्दरमोर आपके जो महात्मा गांधी जी थे उनको मना कर दिया कि आप दिल्ली में एंटर नहीं करोगे। सो एज ए रिस्पॉन्स ऑन 10 अप्रैल क्या हुआ कि काफ़ी सारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो टर्न हो गया एक वायलेंट प्रोटेस्ट के फॉर्म में। दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होने लग गए, बैंक्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए, पोस्ट ऑफिसेज में आग लग गई, रेलवेज़ वगैरह बंद कर दिए। सो इन रिस्पॉन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, मार्शियल लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शियल लॉ होता क्या है? मार्शियल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें जो गवर्नमेंट है उससे पावर छीन के पूरी की पूरी पावर, आपकी पूरी की पूरी कमांड मिलिट्री को दी जाती है, ठीक है। एंड आप ग्रुप में या क्राउडेड होके कहीं पे भी खड़े होके बात नहीं कर सकते। सो दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ अमृतसर, ठीक है, और इसकी कमांड दे दी थी पूरी जनरल डायर को। सो अगर हम आगे देखें तो 13 अप्रैल को आपका जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा था। सो वहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग मेला एंजॉय कर रहे थे, फेयर एंजॉय कर रहे थे एंड काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जो सत्याग्रहीज थे वो डिसाइड कर रहे थे कि कैसे मूवमेंट्स को फर्दर लेके जाना है। सो जो जनरल डायर हैं आपके वो एंटर करते हैं उस जलियांवाला बाग में, ठीक है, एंड जो भी सारी की सारी एंट्रेंस थी जलियांवाला बाग की वो बंद कर देते हैं एंड वो ओपन फायर स्टार्ट कर देते हैं उस पूरे जो बाग था वहाँ पे, जो प्लेस थी जहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था वहाँ पे, और जिसकी वजह से करोड़ों की पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पे। सो उन्होंने फर्दरमोर एक स्टेटमेंट पास की दैट दिस इंसिडेंट वॉज डन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑव इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी। देन जिसकी वजह से काफ़ी सारी जगहों में जब ये जलियांवाला बाग की न्यूज़ फैली, स्प्रेड हुई, तो काफ़ी सारी जगहों में तोड़ फोड़ हुई, स्ट्राइक्स वगैरह हुए, ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किए गए। सो इन रिस्पॉन्स अगेन जो गवर्नमेंट लीडर्स थे और जो गवर्नमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या करा, लोगों को ह्यूमिलेट करना या टेरराइज़ करना स्टार्ट कर दिया, और जो पॉपुलर सत्याग्रही थे उनको फोर्स करते थे अपनी नोजेस को ग्राउंड पे रब करने के लिए, या उनको क्रॉल करके चलने को बोलते थे, या उन्हें सलाम करने को कहते थे। सो दीज वर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो करवाते थे, या वो लोगों को पब्लिकली शूट कर देते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे। काफ़ी सारे जगहों पे बॉम्बिंग भी हुई, दैट इज़ बम से वो जगह उड़ा दी गई थी। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ इफेक्ट ऑफ टेरर एंड ऑफ डर और भय की भावना जगाने के लिए। देन फर्दर मोर जब इतने सारे इंसिडेंट्स होने लग गए तो गांधी जी सोचते हैं कि अभी मूवमेंट यहीं पे रोक देते हैं एंड ही कॉल्स ऑफ दैट मूवमेंट, वो मूवमेंट वो यहीं पे बंद कर देते हैं, सत्याग्रह की जो मूवमेंट होती है। सो नाउ व्हाट, जो रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह था
गांधी जी कहते हैं इट वॉज अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, दैट इज़ काफ़ी सारे लोग अवेयर हो गए थे, ठीक है। बट दिस मूवमेंट वॉज लिमिटेड टू द सिटीज़ एंड टाउन्स ओनली, हर जगह पे, सारी जगहों पे नहीं फैला था ये मूवमेंट। सो गांधी जी नाउ फेल्ट अ नीड टू लॉन्च अ ब्रॉडर मूवमेंट। वो सोचते हैं कि अब हमें एक लार्ज लेवल पे ये मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, ऐसा एक सत्याग्रह लॉन्च करना चाहिए। बट उस टाइम में एक बहुत ही कॉमन इशू ये था कि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी उनको साथ लाने का कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं था। सो उसी ईयर में क्या हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वो आपकी दो पावर्स के बीच में हुआ था। द फर्स्ट पावर वॉज द अलाइड एंड जो सेकेंड पावर थी वो थी आपकी एक्सेस पावर। सो इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आप इधर देखो तो आपका जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज़ दिस इज़ योर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आपका जो ये फ्रांस वाला रीजन है, इटली, पोलैंड, रशिया, ये सारी हैं आपकी अलाइड पावर्स। एंड जो ये सेंट्रल पावर्स है दैट इज़ योर जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जिसमें आपका टर्की भी आता था, ये लोग हार गए थे आपकी अलाइड पावर से। दैट इज़ आपकी जो सेंट्रल पावर्स थी, जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सारे लोग आपके हार चुके थे आपकी अलाइड पावर से। और आपकी अलाइड पावर दैट इज़ जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, ये सारी जगहें जीत चुकी थी। सो इसकी वजह से क्या हुआ, एक र्यूमर स्प्रेड होने लग गया ऑल ओवर द ऑटोमन एम्पायर और द इस्लामिक नेशंस, जिनमें जहाँ जहाँ इस्लामिक नेशंस थे वहाँ पे एक र्यूमर स्प्रेड होने लग गया दैट इज़ देयर इस्लामिक हेड, जो खलीफा थे उनके ऊपर हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। दैट इज़ सिंपली, अगर मैं इसे समझाऊँ सिंपल वर्ड्स में, कि इस्लामिक जो नेशन था दैट इज़ योर टर्की, ऑटोमन एम्पायर, जब ये आपका हार गया अलाइड पावर से दैट इज़ ब्रिटेन वगैरह से, तो ऐसा र्यूमर स्प्रेड होने लग गया डिफरेंट इस्लामिक नेशंस में दैट इनके जो हेड है डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दैट इज़ खलीफा, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी और उनसे जो पावर्स है वो छीन ली जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन का और एक कॉन्फ्लिक्ट या बैटल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिसको सॉर्ट करने के लिए एक खिलाफत कम्युनिटी बनी आपकी 1919 में इन बॉम्बे। उसमें दो यंग जनरेशन के मुस्लिम जो यूथ्स थे वो थे आपके मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इस कॉज को डिस्कस करा आपके महात्मा गांधी जी के साथ एंड महात्मा गांधी जी ने इसको एज अ फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी देखा इन ऑर्डर टू यूनाइट बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो इसी इशू को फर्दर आगे सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने कैलकाटा सेशन ऑर्गेनाइज करा कांग्रेस का इन द ईयर 1920 इन सेप्टेम्बर, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने कन्विंस कर लिया इस सितंबर सेशन में डिफरेंट लीडर्स को टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज फॉर द स्वराज और फ्रीडम, राइट। देन अगर हम आगे बढ़े तो आगे आपका जो टॉपिक है इट इज़ योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो गांधी जी जो है उन्होंने अपनी बुक में दैट इज़ हिंद स्वराज, जो कि प्रोड्यूस हुई थी आपकी 1909 में, उन्होंने बोला था कि ब्रिटिशर्स अपना रूल इंडिया पे इसलिए इस्टेब्लिश कर सके थे बिकॉज जो इंडियंस थे उन्होंने उनके साथ कॉपरेट करा। अगर वो उनके साथ कॉपरेट नहीं करते, रिफ्यूज़ कर देते कॉपरेट करने के लिए, तो उनका जो ये रूल है ये कोलैप्स कर जाएगा एंड हमें स्वराज मिल जाएगी। सो ऐसी चीज़ें कहते थे आपके गांधी। द क्वेश्चन वॉज कि नॉन कॉपरेशन को हम एक मूवमेंट के फॉर्म में कैसे बनाए। तो गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये सेवरल स्टेजेस में अनफोल्ड होएगी, दैट इज़ इट विल अकर इन सेवरल स्टेजेस। सो जितने भी लोग हैं जिनको सर, मैडम जैसे जो टाइटल्स हैं, जो कि या डिफरेंट जो अवार्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, या जो सिविल सर्विसेज हैं या पुलिस कोर्ट्स, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स वगैरह, इन सारी जगहों को आपको बाइकॉट करना है, ऐसा कहते थे आपके गांधी जी। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, दैट इज़ आपको जितने भी टाइटल्स गवर्नमेंट के टूवर्ड से दिए गए हैं उसको आप सरेंडर करोगे और आप स्कूल्स में ना ही पढ़ने जाओगे, ना ही पढ़ाने जाओगे, ना ही आप पुलिस स्टेशन में काम करोगे। ऐसी चीज़ें गांधी जी कहते थे। देन फर्दर मोर वो कहते हैं
अगर गवर्नमेंट जो है वो इस मूवमेंट को रिप्रेस करने का ट्राई करेगी, देन एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके अली ब्रदर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड गांधी जी, वो मार्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे और लोगों का सपोर्ट गैदर करते हैं फॉर दिस मूवमेंट। देन फर्दर मोर जो आपकी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के काफ़ी सारे जो लोग थे वो वरिड थे अबाउट द प्रपोजल कि दैट इज़ कि दे वर रिलेक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शंस, जो कि होने वाला था आपका इन नवंबर 1920, और उनको डर ये था कि ये पॉपुलर वायलेंस के फॉर्म में ना प्रोड्यूस हो जाए। देन फर्दर मोर जो आपका ये सितंबर से लेके दिसंबर वाला जो टाइम पीरियड था, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा टाइम पीरियड था फॉर कांग्रेस। ठीक है, सो फाइनली आपकी एक कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में इन द ईयर 1920 इन दिसंबर, जहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, राइट। So this was all for today's video. I hope my video helped you little learners. So do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.